दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। 37 वर्ष बाद राज दरभंगा को वापस मिला रुद्रकला भवन। दरभंगा मिथिला विश्वविद्यालय ने महाराजा कामेश्वर सिंह धार्मिक न्यास को 37 वर्षों बाद रुद्रकला भवन वापस सौंप दिया। 1986 में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने ये भवन महाराजा कामेश्वर सिंह धार्मिक न्यास से किराए पर लिया था। बाद में किराए की रकम नहीं चुकता करने के कारण 1989 में महाराजा कामेश्वर सिंह धार्मिक न्यास ने ये भवन वापस लेने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। आज माननीय न्यायालय के टाइटल वाद संख्या 19/1989 में दिनांक 28 जनवरी 2026 को पारित माननीय न्यायालय सब जज 11 दरभंगा के आदेश के आलोक में आज दिनांक 31 जनवरी 2026 को संगीत एवं नाट्य विभाग ला0 मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत अब तक 4 कमरे, एक प्रेक्षागृह राज दरभंगा के इस मामले में प्राधिकृत पक्षकार श्री ईशनाथ झा संदर्भ ज्ञापान 68/2026 दिनांक 28 जनवरी 2026 अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी 11 दरभंगा को सुपुर्द किया गया। आज दिनांक 31 जनवरी 2026 के अपराह्न 1:25 में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संदर्भित परिसंपत्ति के हस्तांतरण की पूरी कार्रवाई प्रभारी कुल सचिव भू संपदा पदाधिकारी ला0 मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा एवं श्री ईशनाथ झा कार्यकाल प्रभारी कामेश्वर धार्मिक न्यास राज दरभंगा, श्री प्रियांशु राज प्रभारी भू संपदा पदाधिकारी MKSM राज दरभंगा के मध्य संपन्न हुआ। जिला पदाधिकारी के दरभंगा कार्यकाल ज्ञापान 383 G0 विधि दिनांक 31 जनवरी 2026 के आलोक में टाइटल वाद संख्या 19/1989 में पारित आदेश के आलोक में दोनों पक्षों के बीच संपत्ति का सफल हस्तांतरण पारदर्शी तरीके से एवं शांतिपूर्ण ढंग से पुलिस बल के उपस्थिति में संपन्न हुआ। माननीय न्यायालय में पदस्थापित नजीर श्री यदुनंदन रॉय इस मौके पर उपस्थित रहे, सबने अपने हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम में राज दरभंगा के प्रबंधक सह सचिव आशुतोष दत्ता, संतोष सिंह, विजय चौधरी, KRT बबलू, राजीव प्रकाश मधुकर, अशोक मंडल, राजू मंडल, सुभाष यादव, साई निरुपम, रंजन शर्मा, मनोज शाह, अमित सिंह आदि सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। से पुलिस के अब यहाँ लिखा गया KRT ट्रस्ट राज दरभंगा। आज आप लोगों ने ताला सुप्ती चाबी सुपुर्द किया, पूरा क्या है प्रकरण? प्रकरण आप लोग भी पहले से जानते ही होंगे। माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए विश्वविद्यालय डिग्री धारक जो हैं उनको आज जितना विश्वविद्यालय म्यूजिक डिपार्टमेंट का जो सामान था उसको खाली करके इनको हैंडओवर, जो नाजिर बाबू आए हुए हैं, बिजली साहब हैं, जो भी पदाधिकारी आए हुए हैं उनको आज हम लोग लिखित रूप में विश्वविद्यालय सुपुर्द करेंगे। तो क्या इन पर अब तो विश्वविद्यालय कोई अधिकार इस पर नहीं है? विश्वविद्यालय का अधिकार अभी तो माननीय न्यायालय का पालन करना है और विश्वविद्यालय फिर इस पर क्या करेगी वो तो विश्वविद्यालय प्रशासन वो देखेगी। अगर अधिकार की बात जहाँ तक है वो तो बात की बात है। फिलहाल माननीय न्यायालय का जो आदेश है उस आदेश का विश्वविद्यालय पालन पहले भी करती रही है और आज भी करेगी। अपना परिचय डॉक्टर कामेश्वर पासवान, स्टेट ऑफिसर। इससे पहले क्या नहीं किया? ठीक सर। हाँ, ये आपका संगीत विभाग, उसे आप लोग को दखल दिहानी आज दे दिया गया, चाबी भी सुपुर्द कर दिया गया, क्या कहना है आप? ये 5वें बार दखल दिहानी हुआ 7 दिसंबर 2025 को। SDO साहब आकर के समय दे दिए। आज कोर्ट से दोबारा आदेश प्राप्त करके हमको नाजिर बाबू दखल दिहानी कराए, दोनों पक्ष से सब कुछ लिखवा के आज हमको चाबी लगाने का मौका मिला। किसके द्वारा आपको चाबी दिया गया? नाजिर
कोर्ट के द्वारा। सब कोर्ट सब जज 9 के नजर किसके अधीन था आपके? ये विश्वविद्यालय ललितनारायण मिश्रा विश्वविद्यालय। अच्छा, तो आपको कोर्ट के द्वारा जी दिया गया। अब इसमें क्या करेंगे अभी आप लोग? अब इसको फिलहाल तो अब ट्रस्टी हैं, विचार विमर्श करके बताया जाएगा जिसमें क्या करेंगे नहीं करेंगे। राजेश्वर सिंह कपिलेश्वर सिंह हैं ट्रस्टी, उनसे पूछ करके ही कुछ आगे हम लोग। अच्छा, मकान के अलावा और कितने अगल बगल में संपत्ति आपका अधीन आया है? फिलहाल तो इसको लगा करके 7 कट्ठा हमारा है ऑन रोड में, इसी में, रोड से पश्चिम। रोड से पश्चिम। अपना परिचय दे दीजिए आप। विजय कांत चौधरी मेरा नाम हुआ। क्या हैं आप? पर्यवेक्षक हैं, कहाँ? प्रधान सहायक हैं वहाँ कामेश्वर धार्मिक रामबाग। ठीक। प्राधिकृत प्रधानाध्यापिका इंदिरा कुमारी का विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित। दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन करते संजय प्रसाद देव कन्हैया, इंदिरा कुमारी एवं अन्य। दरभंगा चिन्हित मूसा शाह मध्य विद्यालय लालबाग दरभंगा में राधा रानी मध्य विद्यालय बालूघाट में पदस्थापित प्राधिकृत प्रधानाध्यापिका इंदिरा कुमारी का विदाई सह सम्मान समारोह शनिवार 31 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा विभाग के पूर्व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संजय प्रसाद देव कन्हैया ने की। इस मौके पर मंच संचालन मध्य विद्यालय कठहलबारी के प्रधानाध्यापक अरुण कुमार शाह ने किया। उक्त अवसर पर प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव संजय झा, अध्यक्ष श्री नारायण मंडल, प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट के अध्यक्ष नंदन कुमार सिंह, महासचिव सीताराम झा, डॉक्टर ओंकार प्रसाद सिंह, वार्ड नंबर 6 के पार्षद शत्रुघ्न प्रसाद यादव, नारद जी आदि उपस्थित थे। इस मौके पर मंचसीन लोगों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर छात्राओं ने स्वागत गीत गाए। स्वागत भाषण शिवशंकर कुमार ने किया। राधा रानी मध्य विद्यालय बालूघाट में पदस्थापित प्राधिकृत प्रधानाध्यापिका इंदिरा कुमारी के पति डॉक्टर ओंकार प्रसाद सिंह, पुत्री वर्षा कुमारी, पुत्र कर्णवीर, पुत्रवधू कामना कुमारी सहित उपस्थित मंचासीन लोगों को सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने सेवानिवृत्त शिक्षिका इंदिरा कुमारी के कार्यकाल की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा भविष्य में उनके सेहतमंद रहने की कामना की। इस मौके पर हिंदी समाहार मंच के सचिव अमिताभ कुमार सिन्हा, पत्रकार अमरेश्वरी चरण सिन्हा सहित कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। धन्यवाद ज्ञापन के बाद कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की गई। ओहो, हो गया। और जिनको आना देते जल्द भेजते जाइए। चलिए इसको हटा दीजिए। देंगे दे के फिर वापस ले ठीक। आइए, किनको देना है? आइए। हो गया। फोटो चल रहा है। हो गया। और कोई है? और भी कोई इधर इधर घूम जाइएगा श्रीमान। हाँ बात भोगले सेवानिवृत्त नहीं होते हैं, पद से जरूर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लेकिन समाज में उनकी पहचान शिक्षक के रूप में ही रहती है। उन्हें लोग मास्टर साहब से ही कह के पुकारते हैं। क्या कहना है आज के मौके पर? आज का मौका जो है, आजकल का समय जो है विभागीय जो है सो बहुत कड़ाई हो गई है, इसलिए सेवानिवृत्त होते हुए खुशी हो रही है। समाज को जो भी प्रतिष्ठा दे, सम्मान दे, सब और भाग्य है। शिक्षक के रूप में यही मतलब संदेश देना चाहती हूँ कि जो सब समय पर आएंगे, समय पर जाएंगे, अपनी ड्यूटी निभाएंगे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। कितना भी समय आगे बढ़ गया है, लेकिन अभी भी लोगों का नज़र शिक्षक पर ही रहता है कि कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। तो क्या आप कहेंगे बच्चों को खास करके, क्या कहना है इस मौके पर आपको?
नजरिया अपना अपना होता है सर, है ना। जो पढ़ाते हैं पढ़ाते रहेंगे, बच्चे पढ़ते रहेंगे। हमारे सरकारी विद्यालय सभी बच्चे कलेक्टर, SDO, इंजीनियर सब कुछ बनते हैं। पढ़ाई तो होती ही है। कितने दिनों का कार्यकाल रहा है? मेरा कार्यकाल 37 महीना का है। प्रधानाचार्य के रूप में आपने ऐसा कुछ कार्य जो लोग आपको क्या कुछ आपने? हम अपने विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के प्रति, शिक्षकों को अभिरुचि जगाने का काम किया। विकासात्मक विकास, मेरा भवन जो था वो टूटा हुआ था, वहाँ किसी तरह मतलब NGO की तरह से, अपनी तरह से मैं उसको बनाने की कोशिश की। और हमको अच्छे विद्यालय संचालन के लिए दरभंगा DM रवि कुमार जी को सम्मानित किया। आप बच्चियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे उन बच्चियों को जो आगे बढ़ते रहेंगे? आगे बढ़ना चाहिए बच्चियों को। अपने कलीग और अपने साथियों सहपाठियों को क्या हाँ कहेंगे। क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे जो आपके पढ़े और आगे बढ़े? जो आपके साथ हैं, जो आपके टीचर हैं, शिक्षक हैं, आपके साथ काम करते रहे हैं, हाँ, कैसा अनुभव? ईमानदारी पूर्वक कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करें। अपना परिचय दे दीजिए। इंदिरा कुमारी, प्रधानाध्यापिका, सह DDO, मुसासा विद्यालय। ठीक है। हमारी इंदिरा गौतम जी का विदाई का सम्मान समारोह आयोजित है। इतना ही कहूँगा कि एक दिन सरकार का नियम है, सरकारी कर्मी है, उनको करना ही पड़ता है। लेकिन ऐसे मौके पर जो एक काम की है उसकी शून्यता तो कुछ हो जाती है, लेकिन आने वाले इसे सीख ले कि जो काम विद्यालय में किया है इन्हीं के पद चिन्हों पर करते रहें। और उस अवसर पर इंदिरा जी का विदाई समारोह है। मेरा संबंध तो बहुत पुराना रहा है। 1996 से मैं दरभंगा में रहा हूँ। इनके कार्य को भी देखा। वास्तव में इन्होंने जो कहा है इनका भवन बिल्कुल खंडहर था, लेकिन इनके प्रयास से वहाँ काफ़ी सहयोग हुआ। NGO का भी सहयोग मिला। हम और लोगों से भी यही आग्रह करेंगे कि जैसा समय इनका बीता, जितना सक्रिय होकर कार्य की, सब लोग ऐसा ही करें। यही आशा। आपने शिक्षा क्षेत्र से अवकाश ग्रहण किया है, क्या कहेंगे आप? हमारे सभी बहुत ही सक्रिय शिक्षक थे, एक्टिव टीचर थे और नॉलेज मिला शिक्षकों को। सभी हमारे विद्वान शिक्षक थे। मुझे जब भी यहाँ लगभग मैं 17-18 वर्षों तक दरभंगा में पदस्थापित रहा, छोटे से बड़े पदों तक हमको सबका सहयोग मिला और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम संजय कुमार है, मैं सीतामढ़ी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का शताब्दी वर्ष गांठ पार्टी कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। पार्टी कार्यालय में पार्टी जिला मंत्री नारायण जी झा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। समारोह के प्रारंभ में पार्टी का झंडोत्तोलन कौम शब्बीर अहमद बेग ने किए। देश की आज़ादी एवं सामाजिक परिवर्तन एवं सरोकार स्थापित करने के संघर्ष में हुए शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहीद बेदी पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि दिया गया। समारोह से पहले भोगेंद्र झा चौक पर पूर्व सांसद कौम भोगेंद्र झा उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि की है। समारोह का उद्घाटन भाषण करते हुए राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर गिरीश चंद्र शर्मा ने कहा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर शहर में हुई थी। इस पार्टी को भारत के आज़ादी के लड़ाई के योद्धाओं के द्वारा स्थापित किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों को अंग्रेजों की यातनाएं, जेलों में बेड़ियां सहित अनेकों तरीके की यातनाएं झेलने पड़े। अंग्रेजों से लड़ने वाले लड़ाकों ने हिंदुस्तान में गांवों में हो रहे सामाजिक उत्पीड़न तथा शोषण के खिलाफ वर्ग संघर्ष को तेज करने का काम किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले साथियों की समझ थी कि देश से अंग्रेजों को जाने के बाद हिंदुस्तान की सत्ता किसानों तथा मजदूरों के हाथों में हो। कम्युनिस्टों ने चिंतन किया कि दलितों, पिछड़ों, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, महिलाओं एवं अन्य सामाजिक रूप से पिछड़ों के आंदोलन को मजबूत करते हुए उनके हक की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर गिरीश ने कहा, शहीद आजम भगत सिंह ने अपने नौजवान महासभा के संविधान में लिखा था कि हमें उस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि देश की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में काले लोगों का राज स्थापित नहीं हो जाए। लेकिन आज भारत में वही देखने को मिल रहा है। केंद्र एवं बिहार की NDA सरकार में महिलाएं असुरक्षित है। दलितों एवं पिछड़ों के साथ राजनीतिक घोषणाओं का दोहन किया जा रहा है। द्वेष, अराजकता, असहिष्णुता एवं धार्मिक उन्माद के कारण संवैधानिक मूल्यों का अवमानना हो रहा है।
राष्ट्रीय सचिव ने कहा, आज जो लोग अपने आप को राष्ट्रवादी कहने में मशगूल है वे लोग देश के आज़ादी के समय अंग्रेजों के पेंशन पर जीते थे। आरएसएस वालों ने महात्मा गांधी की हत्या करवाई थी। गोसे को आगे कर महात्मा गांधी की हत्या हुई। संपूर्ण देश शोक में था, परंतु आरएसएस वाले जलेबियां बांटकर गांधी की हत्या की खुशियां मना रहे थे। देश की आज़ादी के बाद सोवियत रूस के मदद से भारत में कई उद्योग लगाए गए। खनिज संपदाओं को विकसित करने की मशीनरी भी रूस से प्राप्त हुआ। जवाहरलाल नेहरू के पहल पर हिंदुस्तान के कम्युनिस्टों का एक प्रतिनिधिमंडल रूस जाकर हिंदुस्तान में औद्योगिक विकास की तकनीकी सहयोग करने का आग्रह किए। रूस से प्राप्त सहयोग का ही परिणाम था कि भारत में औद्योगिक क्रांति हुई। परंतु आज की एनडीए सरकार सभी वैसी संस्थाओं को बेच रही है। कम्युनिस्ट पार्टी का देश की आज़ादी से लेकर विकास तक के सभी कामों में महत्वपूर्ण योगदान है। किसानों, मजदूरों, नौजवानों, मेहनतकशों, अकलियतों, दलितों, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से पिछड़ों के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्षों का संघर्ष एवं बलिदान का एक लंबा इतिहास है। समाज के निचले तबके के जीवन स्तर सुधरने के लड़ाई से लेकर संविधान में कानून बनाने तक की संघर्ष एवं आंदोलन के बदौलत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पेंशन, जमींदारी प्रथा समाप्ति कानून, बैंकों का निजीकरण समाप्ति करना, किसानों के लिए बटाईदारी, भूमिहीनों के वास की जमीन, बेरोजगारी समाप्त करने के लिए मनरेगा कानून, खाद्य सुरक्षा कानून, सूचना का अधिकार कानून सहित दर्जनों कानून कम्युनिस्टों के आंदोलन एवं संघर्ष का परिणाम है। लेकिन आज एनडीए के सरकार में मनरेगा, खाद्य सुरक्षा कानून सहित कई जनकल्याणकारी कानूनों के तौर मरोड़ के नाम बदलकर समाप्त करने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। डॉक्टर गिरीश ने 12 फरवरी को श्रमिकों, किसानों एवं मजदूरों सहित आम आवाम के सवालों जैसे बिजली बिल 2025, मनरेगा, बीज बिल रद्द करने एवं अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रीय आम हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने कहा, बिहार में भी एनडीए सरकार जनविरोधी गतिविधि में आगे आ रही है। बिहार की पार्टी बिहार सरकार के अराजक कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, भूमिहीनों को बेघर करने की बुलडोजर नीति एवं जीविका दीदियों को 10,000 देकर 2 लाख के प्रलोभन देने का भांडाफोड़ करेगी। संपूर्ण बिहार में 26, 27 एवं 28 फरवरी को सभी प्रखंडों एवं अंचल कार्यालयों पर स्थानीय सवालों, बिहार की गिरती कानून व्यवस्थाओं एवं अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करेगी। भाकपा के सांगठनिक कामों को पूरा करते हुए आंदोलनमुखी बनाकर जनसरोकार के संघर्ष में निरंतरता लाने की आवश्यकता है। बिहार में भले ही चुनाव जीतकर एनडीए सरकार में है, लेकिन जनता का विश्वास बिहार सरकार से उठ चुका है। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए भोगेंद्र झा के अधूरे कामों को पूरा करने का आंदोलन तेज करना है। पलटू यादव, संतू महतो सहित अन्य शहीदों के अरमान को पूरा करने के लिए बिहार एवं दरभंगा जिला पार्टी संगठन को मजबूत करते हुए जन आंदोलन को मजबूत करना है। समारोह में पार्टी ने कहा, बिहार में लड़कियों एवं महिलाओं के ऊपर लगातार अन्याय एवं अत्याचार होता है। सरकार की पुलिस व्यवस्था मंत्री एवं सत्ता पर काबिज लोगों को बचाने में लगी हुआ है। न्याय के खिलाफ सीपीआई को संगठित एवं मजबूत आंदोलन किया जाएगा। समारोह में मधुबनी जिला सचिव मिथिलेश झा ने कहा कि पार्टी संगठन को विस्तार कर पंचायत और अंचल के मुद्दे लेकर आंदोलन किया जाएगा। सभा को संबोधित करते हुए सहायक जिला सचिव राजीव चौधरी, जिला कोषाध्यक्ष कौम सुधीर कुमार, राज्य परिषद सदस्य रामनरेश पांडे, कौम शब्बीर अहमद बेग, कौम शत्रुघ्न झा, कौम सुधीर राय, कौम अहमद अली तमन्ना, कौम चंदेश्वर सिंह, कौम शशिरंजन प्रताप सिंह, अधिवक्ता दिलीप कुमार मिश्रा, अधिवक्ता मानस सिंह, मुखिया शुभा देवी, कौम विद्या देवी, सुकुमारी देवी, कौम विश्वनाथ मिश्रा, आइफ नेता कुमार किसलय, प्रो महेश ठाकुर, कौम जीवक्ष पंडित, कौम लोहा सिंह, कौम लाल साहेब, नंद किशोर नायक। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन हुआ। इस आयोजन में राष्ट्रीय परिषद के सचिव डॉक्टर गिरीश मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में हम सबों के बीच आए। आज शताब्दी समारोह के इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गिरीश, मिथिलेश झा जो मधुबनी जिला के जिला मंत्री हैं, राष्ट्रीय परिषद के मेंबर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नारायण जी झा, जिला मंत्री दरभंगा जिला पार्टी, राजीव चौधरी जो हमारे पार्टी के शीर्षस्थ जिला के नेता हैं, किसान नेता राज्य स्तर के हैं, किसान सभा के अध्यक्ष हैं, हमारे वार्ता में मौजूद हैं। हम वार्ता के माध्यम से आपको कहना चाहते कि हम लोगों ने शताब्दी वर्ष में संकल्प लिया है कि हम 12 तारीख को जो राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल होगा उसमें हम
हमारी पार्टी सगे सड़क पर उतर कर समर्थन करेगी। हम तमाम बिहार के जनतंत्र प्रेमी से, संविधान प्रेमी से, वाम जनवादी लोकतांत्रिक संगठन के, महागठबंधन के तमाम लोगों से अपील करके मैं पूर्व में भी अपील किया है कि आप 12 तारीख के हड़ताल का समर्थन करें। अभी हमारा संगठन का महीना चल रहा है। हमारे साथी पार्टी सदस्यता नवीकरण जो प्रतिवर्ष होता है, हमने संकल्प लिया है कि दरभंगा जिला में हमारी सदस्यता बढ़ेगी, जन संगठनों का विस्तार होगा और पार्टी मेंबर हम 5000 से ऊपर इस बार 2026 में दरभंगा में करेंगे। हमने बिहार के अंदर दरभंगा जिला में जो यहाँ जनता के सवाल, जुड़े सवाल, तमाम सवालों को लेकर अपराध का बढ़ते जाना, भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाना, बेरोजगारी की, नौकरी की समस्याएं, यहाँ आम जनगण के महंगाई की समस्याएं, कॉलेज में व्याप्त, यूनिवर्सिटी में व्याप्त भ्रष्टाचार और विभिन्न सवालों को, छात्र नौजवानों को समस्या को लेकर हम फरवरी महीने के 26, 27, 28 फरवरी को दरभंगा जिला के तमाम प्रखंडों को तालाबंदी करेंगे, घेरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जुलूस निकालेंगे और जनता के सवालों से रूबरू होंगे। आप जानते हैं विधानसभा का चुनाव या चुनाव कमीशन के मिली भगत का रिजल्ट, जनता इस चुनाव में अंतिम मतदान के दिन तक 10,000 रुपया जीविका के द्वारा सभी के गरीबों के, आम लोगों के, महिलाओं के बीच बांटा जाना, 1,200 प्रति यूनिट फ्री देना, वृद्धावस्था पेंशन 400 से 1100 करना, चुनाव के मौके पर जनता को खरीद फरोख्त करना, यह परिणाम है। लेकिन बिहार की अपार बहुमत जनता हमारे इस सवाल को लेकर जनता के बीच हम संगठित करेंगे, संघर्ष करेंगे। नई सरकार बनने के बाद गरीबों पर जुर्म ढाया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, हम उसके विरोध में खड़े होंगे। हम घर उजड़ने नहीं देंगे, हम झोपड़ियों को उजड़ने नहीं देंगे और हम कोशिश करेंगे पूरे बिहार में जो बसे हुए लोग हैं, अतिक्रमण के नाम पर सरकार घिनौना खेल बंद करे, हम लड़ेंगे। राम नरेश पांडे, सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बिहार राज्य परिषद, बिहार। कम्युनिस्ट पार्टी 100 वर्ष पहले जिन मुद्दों के लिए बनी थी, जिन मुद्दों के निदान के लिए बनी थी, 100 वर्ष बाद भी भारत में वो मुद्दे जस के तस खड़े हुए हैं। आज कारपोरेट व्यवस्था हावी है, उस समय पूंजीवादी व्यवस्था हावी थी। आज पूरे देश पर कारपोरेट का साम्राज्यवाद है। अंबानी, अदानी जैसे जो महारथी हैं कारपोरेट जगत के, उनकी संपत्तियां बढ़ रही हैं। आज मीडिया में है कि गत जो फाइनेंशियल ईयर गुजरा है उसमें पूंजीपतियों पर टैक्स कम लगे हैं, आम जनों को ज़्यादा टैक्स देने पड़े हैं। गरीबी अमीरी की खाई चौड़ी हुई है, भूमिहीन लोगों की तादाद बढ़ रही है, किसान भूखों मर रहे हैं, बेरोजगार युवा बेरोजगारी के शिकार हैं, छात्र दोहरी शिक्षा नीति से प्रताड़ित हैं और जो आम लोग हैं वो महंगे इलाज, निजी शिक्षा व्यवस्था की मार से पीड़ित हो रहे हैं। ये सारे मुद्दे हैं, उन पर आज 100 वर्ष बाद भी कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रही है और आज इन मुद्दों पर तगड़ी लड़ाई की ज़रूरत है। यही संदेश हम देना चाहेंगे। इस समय हमारा देश और दुनिया AI की ओर बढ़ रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ओर बढ़ रही है। इससे नौजवानों के रोजगार में भयंकर कटौती आ चुकी भी है। लेबर सबसे सस्ता है,
12 घंटे के लिए आपको चौकीदार 12,000 रुपये में मिल जाएगा दिल्ली जैसे शहर में। छोटे शहरों में 5,000 6,000। तो बड़े बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं और हमारी ये जो सरकार है ये लोगों को मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए डिवाइड एंड रूल की, कभी धर्म के नाम पर बांटा जाता है, कभी जाति के नाम पर बांटा जा रहा है। अभी आप देखिए कि 2 घटनाएं ऐसी हुई देश को कि इन्होंने जो हिंदुत्व और सनातन का किला आवरण बनाया था उसकी कलई खुल गई। सनातन के सबसे बड़े प्रतीक शंकराचार्य जी हैं और शंकराचार्य जी को जिस तरह बेइज्जत किया गया, उनके शंकराचार्य होने पर ही सवाल उठाया गया, तो इससे बड़ी बुरी क्या बात हो सकती है। मैं सवाल योगी जी पे उठाता हूँ। योगी जी जिस गोरख पीठ के पीठाधीश्वर हैं, ये दलितों पिछड़ों का पीठ है और 3 पीढ़ी से अब इस पर क्यों क्षत्रिय राज कर रहे हैं। योगी जी तो क्षत्रिय हैं, बिष्ट हैं, पहाड़ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश पे भी राज कर रहे हैं और पिछड़ों की पीठ गोरखनाथ पीठ पे भी। तो योगी जी से सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? क्यों शंकराचार्यों को सफाई देनी चाहिए कि वो शंकराचार्य हैं? ये बहुत ही विडम्बनापूर्ण बात है। गो हत्या के नाम पर बीजेपी राजनीति करती रही है। इंदिरा गांधी के ज़माने में साधु संतों को ले जाके दिल्ली में रैली कराई थी। आज उनके राज में सबसे ज़्यादा गो मांस निर्यात विदेशों को हो रहा है और शंकराचार्य इन सवालों को उठा रहे हैं तो उनको गंगा में स्नान करने नहीं दिया जाता है पर। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। अभी एक बहुत ताज़ा खेल खेला है उन्होंने यूजीसी अधिनियमों का। आप समझिए कि रोहित वेमुला की लाश तक नहीं बरामद कर पाई है सरकार। कई हत्याएं कैंपसेज में हो रही हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं। एक कानून आया, उसमें एक पक्ष को कुछ खामियां दिखाई पड़ी, उन्होंने सड़कों पर उतर करके ये सवाल उठाया, तो सरकार का दायित्व था कि सुप्रीम कोर्ट में उनके साथ वार्ता करके उनके साथ स्थिति साफ करनी चाहिए थी और अगर कोई कमी है तो उसे दूर करने का आश्वासन देना चाहिए। चालबाजी देखिए, बीजेपी की सरकार ही इस अधिनियम को लाती है और बीजेपी का ही वकील जो मंदिरों से संबंधित सारे मुकदमे बीजेपी की ओर से लड़ता है, आरएसएस की ओर से लड़ता है, विष्णु जैन, वही इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट किसान 13 महीने तक आंदोलन किए, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहा था। हाँ, कई लोगों को जमानतें नहीं दी जा रही हैं, शर्जील इमाम और दूसरे लोगों को, लेकिन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल स्टे कर दिया। ये दोहरा खेल खेला जा रहा है। छात्रों को बांट दो, नौजवानों को बांट दो, सनातनियों को बांट दो, हिंदू और मुसलमानों में बांट दो, देश को गरीबों को जातियों में बांट दो। कल तक सवर्ण आंदोलन कर रहे थे, अब SC ST के लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो ये खेला जा रहा है। बंगाल का चुनाव सामने है, असम का चुनाव है, दूसरे राज्यों के चुनाव हैं, तमिलनाडु का चुनाव है, पांडिचेरी का चुनाव है। ये सब डिवाइड करके और वोट हासिल करने का खेल है। ऐसी सरकार की हम निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि विभाजन की राजनीति वो बंद करें। वो जनता के जो मुद्दे हैं, गरीबी के, भ्रष्टाचार के, बेरोजगारी के, ऐसे सवाल हैं, किसानों के सवाल हैं, आदिवासियों के सवाल हैं, मजदूरों के सवाल हैं। मजदूर हड़ताल कर रहे हैं 12 तारीख को, किसान हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि उनके जो लड़कर के वो कानून उन्होंने हासिल किए थे। हड़ताल के बारे में हाँ, मजदूरों ने 150 साल अंग्रेजों से लड़ाई लड़के जो श्रम कानून बनवाए थे, इस सरकार ने सब नष्ट कर दिए। 4 लेबर कोड लागू कर दिए और बड़ी विडम्बना है देश का सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस कह रहा है कि ट्रेड यूनियनों ने कारखाने बंद कराए। ट्रेड यूनियनें मजदूरों की बेहतरी और उद्योगों की बेहतरी के लिए काम करती हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनके कंधों पर संविधान की रक्षा का दायित्व है, वो ट्रेड यूनियनों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मजदूरों में, किसानों में बड़ा आक्रोश है। 12 तारीख को वो देशव्यापी हड़ताल करेंगे। हमारा भी आह्वान है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से कि तमाम लोग इस हड़ताल का समर्थन करें, व्यापारी करें, बुद्धिजीवी करें, छात्र करें, नौजवान करें और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तो पूरी ताकत से इसको समर्थन देगी। और जो श्रम कानूनों में बदलाव किया गया है, किसानों के साथ जो छल किया जा रहा है, उन नीतियों में बदलाव के लिए रास्ता हमवार करेंगे। समारोह पूर्वक हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कैंपस में, कार्यालय कैंपस में मनाए हैं। सबसे पहले भोगेन झा
जो यहाँ के संस्थापक सदस्य हैं उनके आदमकद मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। फिर दरभंगा जिला के तमाम शहीदों के शहीद वेदी पर पुष्पांजलि श्रद्धांजलि दी गई और हमारे जिला के सबसे बुजुर्ग साथी कॉमरेड शब्बीर अहमद बेग झंडोत्तोलन किए और उसके बाद कॉमरेड नारायण जी झा की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आरंभ किया गया, जिसको हमारे राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर गिरीश शर्मा जी, हमारे राज्य सचिव कॉमरेड राम नरेश पांडे जी, हमारे राष्ट्रीय परिषद सदस्य साथी मिथिलेश झा जी सहित दर्जनों हमारे कार्यकर्ता नेता ने संबोधित किया और संकल्प लिया है जो 2026 दरभंगा जिला में 10,000 कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्यता ग्रहण कराएंगे और विभिन्न जन संगठनों में 25-25 हजार सदस्य बना के और आंदोलन तेज करेंगे। आंदोलन की शुरुआत 12 फरवरी से ही शुरू होगा और 25 फरवरी को ब्लॉक और उसके बाद पंचायत से लेके और जिला मुख्यालय तक हमने आंदोलन करके घेरने का काम करेंगे। यहाँ के गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं, नौजवानों, छात्रों के विभिन्न समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक आंदोलन तेज कर कम्युनिस्ट पार्टी को शताब्दी वर्ष समारोह में पुनः पुराना गौरव इतिहास कायम करने के लिए संघर्ष तेज करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। इसी संकल्पों के साथ आज का समारोह संपन्न किया। बीमारी पुरानी है, इलाज शुरू हो चुका है। दरभंगा से उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का स्पष्ट संदेश। ऑनलाइन सेवाएं, तय समय सीमा और सख्त निगरानी से जमीन मामलों में पारदर्शिता की नई व्यवस्था। परिमार्जन, दाखिल खारिज, मापी और भूमि विवाद पर स्पष्ट नीति के साथ प्रशासनिक सुधार की तेज रफ्तार। CSC, कॉल सेंटर, पारिवारिक बंटवारा पोर्टल और कैथी अनुवाद सुविधा से आमजन को सीधी राहत। भ्रष्टाचार, फर्जी कागजात और पुलिस हस्तक्षेप पर सख्ती, राजस्व विभाग में जवाबदेही का नया दौर। दरभंगा के लहेरियासराय स्थित ऑडिटोरियम सह आर्ट गैलरी में आयोजित भूमि सुधार जनकल्याण संवाद में माननीय उप मुख्यमंत्री सह मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय सुधारों की विस्तृत जानकारी देते हुए स्पष्ट कहा कि यह संवाद भाषण देने का मंच नहीं, बल्कि जनता की जमीन से जुड़ी समस्याओं को सुनने, समझने और उनका समाधान सुनिश्चित करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि कार्यभार संभालते ही पहले 100 दिनों में प्रमंडलवार और जिलावार जनसंवाद का निर्णय लिया गया, जिससे वास्तविक फीडबैक मिल रहा है। बीमारी पुरानी है, अच्छी दवा के साथ इलाज अभी शुरू हुआ है। बीमारी ठीक होने में समय लगेगा। राजस्व मुख्यालय के सभी स्तर के अधिकारी भी इसकी जांच यानी की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। बीमारी जरूर ठीक होगा। मार्च तक बीमारी में सुधार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पटना से 12 दिसंबर को शुरू हुए इस अभियान के तहत लखीसराय, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, गया के बाद अब दरभंगा में संवाद हुआ है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक अंचल कार्यालय में CSC केंद्र स्थापित किया गया है, जहां प्रशिक्षित ऑपरेटर तय दर पर ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। परिमार्जन, दाखिल खारिज और मापी पर सख्त समय सीमा तय कर दी गई है। नाम, पिता का नाम जैसी त्रुटियों का सुधार 15 कार्य दिवस में, खाता, केसरा, लगान आदि तकनीकी त्रुटियां 35 कार्य दिवस में और जटिल मामलों का निष्पादन 75 कार्य दिवस में तय कर दिया गया है। अविवादित भूमि मापी 7 दिन में, विवादित भूमि की मापी 11 दिन में और रिपोर्ट अपलोड की व्यवस्था 14 दिन में तय कर दिया गया है। बिना आपत्ति दाखिल खारिज 14 दिन में, पहले 35 दिन तय कर दिया गया है। भूमि विवाद में पुलिस हस्तक्षेप पर रोक। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भूमि विवाद राजस्व और न्यायिक प्रक्रिया का विषय है। पुलिस अब किसी भी परिस्थिति में दखल कब्जा दिलाने या निर्माण कराने में हस्तक्षेप नहीं करेगी। निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि SC/ST पर्चाधारियों के लिए ऑपरेशन भूमि दखल देहानी शुरू है। पर्चाधारियों को उनकी भूमि पर वास्तविक कब्जा दिलाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पारिवारिक बंटवारा पोर्टल, ऑनलाइन नकल और वंशावली। पारिवारिक बंटवारा पोर्टल से सभी हिस्सेदारों का एक साथ दाखिल खारिज शुरू है। 1 जनवरी से सत्यापित नकल केवल ऑनलाइन है। शहरी क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने की जिम्मेदारी अंचलाधिकारी को दिया गया है। फर्जी दस्तावेज पर FIR अनिवार्य कर जाली कागजात देने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद अब तक दर्जनों मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। कॉल सेंटर और जन सुनवाई। 1800-3456-215 नंबर के कॉल सेंटर को जन शिकायत पोर्टल से जोड़ा गया है। इस पर बहुत शिकायतें आ रही हैं। विभाग शीघ्र ही एक और नंबर जारी कर फोन नहीं लगने की शिकायत दूर करेगा। इसके साथ ही सोमवार और शुक्रवार को सभी राजस्व कार्यालयों में जन सुनवाई की व्यवस्था की गई है। शनिवार को अब थाना की जगह अंचल कार्यालय में जनता दरबार, जिसमें थाना प्रभारी भी उपस्थित रहेंगे। कैथी लिपि अनुवाद के लिए विशेषज्ञ पैनल।
29 विशेषज्ञों का पैनल तैयार किया गया है। 220 रुपये प्रति पृष्ठ की दर से अनुवाद की सुविधा उपलब्ध कराया गया है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन लाने के लिए कृतसंकल्पित है। इसी उद्देश्य से भ्रष्टाचार पर तेज गति से वार किया जा रहा है। पटना के मसौढ़ी और अररिया में राजस्व कर्मचारियों पर त्वरित दंडात्मक कार्रवाई के मामलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों पर त्वरित बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा रही है। राजस्व न्यायालय पूरी तरह ऑनलाइन, अब वकील रखने की बाध्यता नहीं, आम नागरिक वहां स्वयं भी अपनी पैरवी कर सकता है। दिनांक 31 जनवरी 2026 दिन शनिवार को शाम के दोपहर के 3 बजे में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय अंतर्गत शिक्षा विभाग में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा एवं IRISE पुणे के संयुक्त तत्वावधान में कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप फॉर अर्ली करियर रिसर्च लेवल 1 पर आयोजित 3 दिवसीय वर्कशॉप का आज समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मानविकी संकाय के डीन प्रो मंजू रॉय उपस्थित हुए। साथ ही शिक्षा संकाय के डीन डॉक्टर शशि भूषण रॉय, शिक्षा शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर M.A. हाशमी, अखिलेश मिश्रा, शंभू प्रसाद, मानू के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर मुजफ्फर इस्लाम, पुणे से टेक्निकल टीम के रूप में डॉक्टर मानवा दिवाकर जोशी, मिलिंद चौधरी, मो तकी शामिल रहे। इस समापन कार्यक्रम में शिक्षा संकाय के डीन डॉक्टर शशि भूषण राय ने इस वर्कशॉप के समापन पे कहा कि इस प्रकार का वर्कशॉप विश्वविद्यालय के शोध को एक नए आयाम देगा और विश्वविद्यालयों को एक नया दिशा प्रदान करेगा, जिससे कि यह विश्वविद्यालय अपनी नई पहचान स्थापित कर सकेगा। भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम और भी आयोजित किए जाएंगे। इसके उपरांत शिक्षा शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर M.A. हाशमी ने कहा कि संप्रेषण एवं प्रस्तुतिकरण के द्वारा शोध कार्य को सरल एवं उपयोगी बनाने हेतु तार्किक तरीके से शोधार्थियों के लिए ये कार्यशाला अत्यंत उपयोगी साबित होगा। मानवा दिवेकर जोशी ने शिक्षण अधिगम हेतु आकलन एवं मूल्यांकन में अंतर को बताते हुए शोध कार्य को कैसे किया जाए इसकी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। विशेषज्ञ डॉक्टर मिलिंद चौधरी ने तार्किक सोच एवं समस्या समाधान विधियों के द्वारा शोध को सरल एवं आसान बनाने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम का मंच संचालन प्रो निधि वत्स के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के सफलता के उपलक्ष्य में शिक्षा संकाय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर M.A. हाशमी के द्वारा शोधार्थी सुबेश ठाकुर, मो वकार, श्रीनिवास एवं पवन को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अनूप, आरिफ अहमद, राकेश, निशांत, सर्वेश, राजेश चौहान, साधना, अजरा सदफ, सानिया साबरी, राहुल, रूही, शमशेर, शिवम, ओइडिला मैती, सबिता, कृष्णा, वसीम समेत दर्जनों शोधार्थी की भूमिका सराहनीय रहा। हमारे विश्वविद्यालय में ये रसायन विभाग में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट ऑफ केमिकल साइंसेज, इस पे अंतर्राष्ट्रीय ये बुलाया गया था, जिसमें USA से 2 लोग थे और ओमान से 1 लोग थे, जर्मनी से 1 लोग थे, जो इंडस्ट्री के प्रोफेसर देव पी प्रिया, प्रोफेसर राजीव कुमार, प्रोफेसर अनुरुद्ध पाठक, मोहम्मद जफर, निहार रंजन जी, और इनवाइटेड में थे अमरजीत कौर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, रीना ठाकुर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लक्ष्मण सिंह थे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से, और शॉर्ट इनवाइटेड थे जो हमारे टीचर्स बीडी त्रिपाठी, कटपल्ली और कई शिक्षक। सर, 2 दिवसीय कार्यक्रम थी, कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य क्या था? ये उद्देश्य है कि केमिकल से फिजिक्स और लॉजी का जो ये जोड़कर जो एक रिसर्च के छात्रों को या पीजी में जो पढ़ रहे हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी गुणवत्तापूर्ण ये सब्जेक्ट था। और आज जो निचोड़ है कि इन चीज़ों से बहुत ही सीखने को मिला है इन लोगों को, और फिर जो लोग इसमें हैं, इन लोगों ने एक कहा है कि जो छात्र या छात्राएं इस शोध कार्य के लिए हम लोगों से यदि 1 महीने के लिए आना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो वो भी वो करने के लिए तैयार है। ये व्यापक सब्जेक्ट पर
और कनेक्टिविटी जो केमिकल से इन लोगों का जुड़ाव जो केमिकल साइंस से है, तो काफ़ी उपयोगी है ये, और काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्ट लेके और देश विदेश के लोग इसमें जुड़े हुए थे। और हमारे माननीय कुलपति महोदय का इसमें काफ़ी सहयोगात्मक कार्यक्रम को सफल बनाने में रहा है। फाइनेंशियल एडवाइज़र साहब का और रजिस्ट्रार साहब का विभाग उनके प्रति आभार व्यक्त करता है और धन्यवाद देता है कि उनके सहयोगात्मक रवैया के लिए। और रिसर्च का काम ही पीजी डिपार्टमेंट में है कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रिसर्च के फील्ड में जो काम करना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित करना, तो इसी से प्रोत्साहन मिलता है। और ये काफ़ी सफल आयोजन रहा, जिसके लिए मैं तमाम अपने 2 कन्वेनर अभिषेक राय हैं, अनन्या शर्मा जी हैं, और अपने विभाग के जितने भी शिक्षक या कर्मचारी सबों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि सबों का सहयोगात्मक, हमारे रिसर्च स्कॉलरों का, छात्रों का, सबों का सहयोग दिन रात एक करके इसको सफल बनाने में किया। थैंक यू सर। नमस्ते। आज आईराइस के इस वर्कशॉप का डे 2 था, जहाँ पर हमने आज स्टूडेंट्स को क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग डिज़ाइन थिंकिंग इस बारे में हमने उनको इन्फॉर्मेशन दी, और उसके बाद एक अच्छा वर्कशॉप हुआ जिसमें उन्होंने कैसे क्रिएटिवली सोचा जाए और कैसे क्रिएटिवली प्रॉब्लम सॉल्व किए जाए और एक सिस्टमेटिक मेथोडोलॉजी डिज़ाइन थिंकिंग की फॉलो की जाए, उसके ऊपर उन्होंने पूरा वर्कशॉप किया। और आई थिंक इस वर्कशॉप से उनको अभी इसके बाद कोई भी चेंजेस करने हैं वेदर इन देयर एजुकेशन पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस, वो एक सिस्टमेटिक मेथोडोलॉजी फॉलो कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो अपना करिकुलम मैनेजमेंट गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसीज को प्रॉपर प्रपोजल्स लिख पाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर मिलिंद चौधरी है, आई एम फ्रॉम पुणे। मैं डिज़ाइन थिंकिंग और स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर वर्कशॉप देता हूँ। आई एम ऑल्सो एन ऑथर ऑफ अ बुक स्टार्टअप डीए। थैंक यू वेरी मच। आज हमारे इस वर्कशॉप का बिल्डिंग कैपेसिटी वर्कशॉप है रिसर्च स्कॉलर्स के लिए। ये एक ऐसा वर्कशॉप है जो छात्रों को या रिसर्च स्कॉलर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ से वो अपने रिसर्च को लोकल लेवल और ग्लोबल लेवल पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने रिसर्च के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्राप्त करके उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, इकोनॉमिकली अपने आप को या ज्ञान के क्षेत्र में अपने आप को ज़्यादा विकसित कर सकते हैं। इस संदर्भ में प्रथम दिन कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द रिसर्च वर्क, इस पर काम किया गया कि वो अपने रिसर्च को लोकल और ग्लोबल लेवल पर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपगेट कर सकते हैं। दूसरा था कि कम्युनिकेट रिसर्चर टू हिमसेल्फ फॉर द मेटा कॉग्निशन, यानी अपने रिसर्च के बारे में वो क्या कर रहे हैं खुद से सोच सकते हो, उसका ऑब्जेक्टिव्स ढूंढ सकते हो, उसके लिए डिज़ाइन तैयार कर सकते हो, उसके लिए एक्शन प्लान कर सकते हो। इस पर बड़े अच्छे ढंग से कार्य हुआ। प्रॉब्लम सिलेक्शन और चॉइस बेस्ड एंड नीड बेस्ड। नीड बेस्ड के अंतर्गत उनका पर्सनल और फिर सोशल जो नीड है उसके साथ कैसे कंपेयर करके हम एक रिसर्च के प्रॉब्लम को चुन सकते हैं, इस पर प्रथम दिन विशेष रूप से काम किया गया, जिसके लिए हमारे पास अनीता नागराजन जो पूना आइसर से आई थी, उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। दूसरे दिन डिज़ाइनिंग थिंकिंग फॉर स्टार्टअप, क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस पर मिलिंद चौधरी जो हमारे आइसर पुणे से आए थे, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से छात्रों को इस संबंध में ज्ञान प्रदान किया। आज हमारे मिथिला विश्वविद्यालय के जो शोधार्थी हैं वो खुद से अपने ज्ञान को और अपने शोध में कुछ नई चीज़ों को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएटिव थिंकिंग उनके अंदर जिस प्रकार से डेवलप की गई है काफ़ी सराहनीय रहा है। डे 3 में पेडागोजी ऑफ टीचिंग साइंस एंड अदर जो डिसिप्लिन है इस पर, और पेडागोजी का जो एक अर्थ होता है कि आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, तो किस प्रकार से हम आर्टिफिशियली या कलात्मक रूप से हम अपने
क्लास को अरेंज कर सकते हैं, जो छात्रों को बेहतर तरीके से उनका अंडरस्टैंडिंग करा सकता हो, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करा सकता हो, जो लर्निंग का आउटकम अच्छा हो वो दे सकता हो। और दूसरा ये था कि शिफ्टिंग ट्रेंड जो भी एक टीचिंग में परिवर्तन आया है कि क्लासरूम में टीचिंग के बजाय लर्निंग है, उसके लिए कैसे वातावरण क्रिएट कर सकते हैं, उस पर चर्चा हो रही है। अभी उसका समापन लगभग होने वाला है। मैं समझता हूँ कि इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं ये मिथिला विश्वविद्यालय के लिए अत्यंत आवश्यक थे। मैं धन्यवाद देता हूँ आईएसआर पुणे की पूरी टीम को, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय यहाँ दिया और हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि वो अपने आप को अधिक से अधिक बूस्ट कर सके। आपका क्या नाम हुआ सर? मैं प्रोफेसर M.A. हाशमी, मैं इस कार्यक्रम का कोऑर्डिनेटर हूँ। मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग का विभाग अध्यक्ष। हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर गंगा देवेकर जोशी। आज इस वर्कशॉप का कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का 3rd डे है। आज के सेशंस में हम टीचिंग लर्निंग पे फोकस करेंगे। हम पार्टिसिपेंट से डिस्कस करेंगे कि लर्निंग आउटकम्स कैसे लिखे जाते हैं, नॉवेल तरह के असेसमेंट्स कैसे होंगे और ये सब चीज़ें हम अपने कंटेंट से कैसे जोड़ सकते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स को अब एक्टिव लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग और पीयर लर्निंग से वो फेमिलियर हो जाएंगे और इसका उपयोग उनके रिसर्च और उनके टीचिंग में वो कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। सीएम साइंस कॉलेज में सेवानिवृत्त कर्मी को दी गई विदाई। सीएम साइंस कॉलेज में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पद पर कार्यरत दिलीप मंडल 62 वर्ष की आयु सीमा पार करने के बाद 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो गए। उनके सेवानिवृत्ति उपरांत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रो संजीव कुमार मिश्र की अध्यक्षता में शनिवार को कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें सम्मानपूर्ण विदाई दी गई। कार्यक्रम में शिक्षकेतर कर्मचारी संघ की महाविद्यालय इकाई के सचिव अनुपम कुमार झा ने दिलीप मंडल के व्यक्तित्व एवं सेवाकाल की उपलब्धियों की विस्तार से चर्चा करते हुए महाविद्यालय परिवार की ओर से उनके दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन की कामना की। अध्यक्षीय संबोधन में प्रधानाचार्य ने सेवाकाल में श्री मंडल के कर्तव्यनिष्ठा की सराहना करते हुए इसे सभी के लिए अनुकरणीय बताया। मौके पर उन्हें फूलों की माला, पाग एवं चादर प्रदान कर सम्मानित किया गया। विदाई समारोह में डॉक्टर पंकज चौधरी, डॉक्टर अभय सिंह, डॉक्टर अवध बिहारी यादव, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा, डॉक्टर सुजीत कुमार चौधरी, शिवशंकर झा, प्रवीण कुमार झा, डॉक्टर रोहित कुमार झा, पवन कुमार ठाकुर, राजेश कुमार सिंह, चंद्रकांत चौधरी, आदित्यनाथ झा, लीला कुमारी, जरीना खातून, जितेंद्र राम, अनुपम शेखर सिंह, जितेंद्र महतो, जितेंद्र प्रसाद, विकास कुमार, जयकांत कामती, अभिषेक कुमार, मिश्री शाह आदि उपस्थित हुए। नीट छात्रा से दुष्कर्म मामला, रामबली चंद्रवंशी बोले बिहार सरकार 13 करोड़ जनता की सुरक्षा और उनके साथ न्याय के लिए जिम्मेदार, पुलिस तत्काल जांच पूरी कर मामले का जल्द खुलासा करे। इतने लंबे समय बाद मामले को सीबीआई को सौंपना राज्य प्रशासन की कार्यप्रणाली पर खड़े कर रहा गंभीर सवाल, पूर्व एडीजी जेपी सिंह। जनसुराज ने नीट छात्रा से दुष्कर्म मामले में पुलिस प्रशासन से तत्काल और निष्पक्ष जांच पूरी कर पूरे प्रकरण का जल्द से जल्द खुलासा करने की मांग की है। बता दें कि शनिवार को जनसुराज के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी कार्यालय पाटलिपुत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक हिमाचल जेपी सिंह ने कहा कि इतने लंबे समय बाद मामले को सीबीआई को सौंपा जाना राज्य प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी ने कहा कि मामले में हुई देरी के कारण से अब न तो पीड़िता का दोबारा पोस्टमार्टम संभव है और न ही कई महत्वपूर्ण साक्ष्यों की स्वतंत्र जांच की जा सकती है। इस प्रकार की लापरवाही से न्याय प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार और संबंधित प्रशासनिक तंत्र पर आती है। बिहार सरकार 13 करोड़ जनता की सुरक्षा और उनके साथ न्याय के लिए जिम्मेदार है और इस प्रकरण में सरकार को अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। संगठन ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर वह जनता के साथ जमीन पर उतरकर लगातार सवाल उठाता रहेगा जब तक सरकार इस मामले में पारदर्शी और ठोस कार्रवाई सुनिश्चित नहीं करती। प्रेस वार्ता में यह भी रेखांकित किया गया कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है, जिससे आम जनता में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। पुलिस प्रशासन को अपनी कार्यशैली में सुधार कर निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक हिमाचल जेपी सिंह, पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी व प्रवक्ता सोनाली आनंद उपस्थित रहे। मतलब इस केस में बिहार पुलिस का कोई केस सीबीआई सुओ मोटो नहीं ले सकती है। इस केस में जैसा कि ट्वीट से पता चला है गृह मंत्री के कि सीबीआई को केस रेफर हो रहा है, इसका मतलब है कि राज्य सरकार भारत सरकार को पत्र लिखेगी कि ये एक ऐसा संगीन अपराध है जिसको हम लोग चाह रहे हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे और इसलिए सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दिया जाए।
अमूमन इस तरह के जो हत्या और बलात्कार के केसेज, जो ऑर्गेनाइज क्राइम टाइप केसेज होते हैं या फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, उस तरह के केसेज सीबीआई आसानी से ले लेती है। अमूमन इस तरह के केसेज लेने में वो हिचकिचाते हैं, क्योंकि इस तरह की वारदातें पूरे देश में चारों तरफ होते हैं और उनके पास रिसोर्सेज का भी अभाव है। लेकिन अगर ऐसा केस जो बहुत ज़्यादा पब्लिक लाइमलाइट में है और जिसमें बहुत ह्यू एंड क्राई है, जिसमें आंदोलन की स्थिति है और बहुत बड़ा जनहित मुद्दा उसमें फंसा हुआ है, तो सीबीआई भी इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन सीबीआई से इसका लेकर कंकरेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डीओपीटी है उसको नोटिफाई करता है। एक बार डीओपीटी ने नोटिफाई कर दिया तो सीबीआई ने ऑफिशियली उस केस को ले लिया। फिर सीबीआई जब केस जैसे ही लेती है, उस केस के उसके आधार पर एक नया एफआईआर करती है और यहाँ से सीबीआई का जुरिस्डिक्शन उस केस पर शुरू होता है। मानते हैं कि लीपापोती का पूरा ये है? देखिए, पटना पुलिस का रवैया आप लोगों को मालूम है। पटना पुलिस ने पूरी तरह से लीपापोती का प्रयास किया। एसआईटी का भी रवैया सर ने जैसा बताया आपने देखा ही। सीआईडी के इन्वॉल्वमेंट के बावजूद केस सॉल्व नहीं हो रहा था। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री महोदय भी और गृह मंत्री महोदय भी ये पूरी तरह से इस बात को मानते हैं कि बिहार पुलिस इस मामले की जांच करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए, सॉल्व करने के लिए सक्षम नहीं है। तो ये अपना फेलियर स्वयं स्वीकार करते हैं, तभी ये मामले को सीबीआई को रेफर कर रहे हैं। जहाँ तक सीबीआई की बात है, अनेक ऐसे केसेज हुए हैं राज्य सरकारों में जिसको राज्य की पुलिस जिसका अन्वेषण करने में, जिसका इन्वेस्टिगेशन करने में सफल नहीं रही है, लेकिन सीबीआई हमारे देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और वो उस केस को सॉल्व करते हैं और मुजरिमों को सज़ा दी गई है। उदाहरण के तौर पर अगर हम ले हिमाचल प्रदेश का, तो अभी 2017 में एक केस हुआ था, आप लोगों ने भी सुना होगा, गुड़िया रेप केस हुआ था। उसमें भी बलात्कार और फिर बाद में हत्या हो गई थी। उस केस में भी स्टेट पुलिस ने पहले काम किया, लेकिन लोगों को संतोष नहीं था। यद्यपि कि एसआईटी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन संतोष नहीं था, तो मामला सीबीआई को रेफर हुआ और उस मामले में अभी 2025 में जनवरी में 8-10 लोगों को सजा हुई है, जिसमें पुलिस के भी एक आईजी लेवल के। ऐसा है कि कोई भी केस, मैं कोई सीबीआई का बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं केवल टेक्निकली बताना चाह रहा हूं कि कोई भी केस जितना लेट अगर सीबीआई को जाएगा तो उसके साक्ष्य को मिटने और मिटाने की संभावना उतनी ज़्यादा होती है। इस केस में जैसा कि सर ने बताया, 6 तारीख को लड़की का डेथ हुआ है और आज 31 तारीख है, तो 25-26 दिन बीत गए हैं और इसमें चारों तरफ जितनी एजेंसियां हैं, चारों तरफ सीन ऑफ क्राइम पे गई हैं और अनेक साक्ष्यों के साथ क्या क्या छेड़छाड़ हुई होगी, आप इसका अंदाज लगा सकते हैं। अगला कदम जल्दबाज का क्या होगा? इसलिए अब ये देखने वाली बात होगी कि जैसे ही सीबीआई केस रजिस्टर करेगी, पहली बात तो ये है कि राज्य सरकार की चिट्ठी के आधार पर सीबीआई केस ले ही लेगी, ये जरूरी नहीं है। मैंने जैसा कि बताया कि सरकार फिर सीबीआई को ओपिनियन लेती है और उस ओपिनियन के आधार पर निर्णय लेती है। सपोजिंग ओपिनियन ले लिया गया, पॉजिटिव ओपिनियन है और केस रजिस्टर हो गया, जिस दिन एफआईआर होगा वहाँ से सीबीआई का रोल शुरू होता है। तब सीबीआई वो प्रोसेस शुरू करती है कि और कोई भी एजेंसी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन बाकी एजेंसी का रुक जाता है और सारे दस्तावेज, सारे जो साक्ष्य हैं, सारे रिपोर्ट्स हैं, वो सीबीआई टेक ओवर करती है। सारे साक्ष्य तो हटा दिए गए हैं, साक्ष्य तो मिल नहीं रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है, सीबीआई कैसे सही से जांच कर पाएगी? तो देखिए, जो भी साक्ष्य हैं, उस साक्ष्य की जो भी क्रेडिबिलिटी होगी उसके आधार पर वो जांच शुरू करेंगे। देखिए, सारे साक्ष्य नहीं हटाए जा सकते। कुछ साक्ष्य जो हैं, फॉर एग्जांपल पीएमसीएच का जो मेडिकल रिपोर्ट है, वो तो है, इट्स ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड, इट्स ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उसी तरह से एफएसएल का जो रिपोर्ट है, इट्स ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर लड़की का बॉडी अगर नहीं अंत्येष्टि नहीं किया गया होता तो हो सकता है कि एक बड़ा मेडिकल बोर्ड गठित करके दोबारा पोस्टमार्टम सीबीआई कराई होती
और उससे कुछ और भी चीज़ें निकलती, लेकिन इस केस में तो वो अब संभावना नहीं है। इस तरह की घटना हर दिन लगभग हो रही है, और जब फेहरिस्त का इसका पता करेंगे तब पता चलेगा कि एक महीना में दर्जनों इस तरह की घटनाएं हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सरकार इसको भक्षक रक्षक है वही भक्षक बनने का काम कर रही है। पुलिस पर से लोगों को भरोसा उठ जाएगा। इतनी बच्चियां जो पढ़ती है पटना में, यह किसी जाति विशेष और पार्टी विशेष की बात नहीं है, यह वह निर्दोष बच्चियों के साथ सवाल है। और ये पूरे बिहार की जनता और आज जनसुराज भी आपके माध्यम से पूछना चाहती है कि सम्राट चौधरी जी बिहार के गृह मंत्री बुलडोजर बाबा के नाम से अपने को स्थापित कर रहे थे। इतनी बड़ी घटना के बाद, इतनी बड़ी हादसा के बाद आपकी पुलिस चुप क्यों है? आप कहते थे कि हमारी पुलिस स्वतंत्र है, लेकिन पुलिस का जो रवैया है आप और हम सभी देख रहे हैं कि पुलिस निष्पक्ष नहीं है। कोई न कोई इतना बड़ा रसूखदार है, उसके इशारे पर सरकार जो है पुलिस को हथकंडा बना करके मामला को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यह मामला दबेगा नहीं। बिहार के 14 करोड़ लोगों को झकझोर दिया है और बहुत निकट भविष्य में बिहार के सड़कों पर आंदोलन दिखाई देगा, और वह आंदोलन से सरकार भी जो है सख्ते में आ जाएगी, सरकार हिल जाएगी, और हो सकती है कि यह नीतीश की सरकार इस घटना को झेल नहीं पाए और उसके बाद ये सरकार का खात्मा हो जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना के बाद पुलिस की रवैया बिल्कुल ढुलमुल है और रफा दफा करने की साजिश चल रही है। शुरू से लेकर के अभी तक किसी पर सिर्फ कार्रवाई की गई है 2 पुलिस हुक्मरानों पर। वो 2 पुलिस हुक्मरान वहाँ के थाना प्रभारी और कदम वहाँ के कौन झा जी हैं। इसके अलावे आज तक जो वहाँ से मनीष रंजन जी बंद थे जेल के अंदर, कभी पुलिस ने उनको क्या कहते हैं रिमांड पर लेकर के पूछताछ करने की कोशिश की? नहीं की। जो अग्रवाल का बेटा था उससे पूछताछ करने की कोशिश की? नहीं की। डॉक्टर जो है किस तरह का बयान देता है, डॉक्टर सतीश, आप लोगों ने भी देखा होगा, लगता है कि कोई गुंडा बयान दे रहा है। किसके इशारे पर बयान दे रहा है, किसके सहारे पर वह बयान दे रहा है, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसका मतलब कि पूरा बिहार का पुलिस, पूरा बिहार की सरकार इन लोगों के पीछे है और इन लोगों का हाथ है इस रफा दफा करने में। अगर ये रवैया रहा तो आने वाला बिहार की स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो जाएगी। बिहार में किसी बच्ची को इज्जत बचाना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन एवं उर्दू विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 17 फरवरी को 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन उर्दू विभाग के सभागार में दिन के 11:30 बजे से किया जाएगा। आधुनिक युग में कलाम गालिब की प्रासंगिकता विषयक सेमिनार में सहभागिता निःशुल्क है। सेमिनार में बतौर वक्ता उर्दू के कई स्कॉलर मौजूद रहेंगे। वही सेमिनार की अध्यक्षता उर्दू विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद इफ्तेखार अहमद करेंगे। उक्त निर्णय उर्दू विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद इफ्तेखार अहमद के अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में लिया गया। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि सेमिनार में किसी भी विभाग के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। सभी भाग लेने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। बैठक में पूर्व उर्दू विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद आफ्ताब अशरफ, डॉक्टर मोतियुर रहमान, डॉक्टर नसरीन सुरैया, रियाज, राहुल, इम्तियाज फाउंडेशन के सचिव मुकेश कुमार झा आदि मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी नियमों पर रोक दुर्भाग्यपूर्ण, आरवाई आईसा आरवाई के राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद के तहत दरभंगा में निकला मार्च। उच्च सदन से कानून पारित कर प्रभावी रूप से लागू करे केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी की उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता का प्रचार नियमावली पर लगाई गई रोक के खिलाफ रोहित एक्ट लागू करने की मांग के साथ इनकलाबी नौजवान सभा आरवाई और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आईसा के अखिल भारतीय प्रतिवाद के तहत दरभंगा में संगठन के महानगर सचिव इंद्रजीत कुमार, अध्यक्ष दिलीप कुमार, मिथिलेश यादव के नेतृत्व में डीएमसीएच परिसर से कर्पूरी चौक तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। तारांकन कर्पूरी चौक पर आयोजित सभा की अध्यक्षता महानगर उपाध्यक्ष पप्पू कुमार ने किया। तारांकन संबोधित करते हुए आरवाई राज्य उपाध्यक्ष संदीप कुमार चौधरी ने निंदा करते हुए इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे समय में जब देश की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में जाति, लिंग और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इस तरह की रोक हाशिए के छात्रों की उम्मीदों पर गहरी चोट है। ये नियम किसी एक दिन में नहीं बने थे, बल्कि वर्षों से चले आ रहे छात्र आंदोलनों, सामाजिक संघर्षों और संस्थागत भेदभाव के खिलाफ उठी आवाजों का नतीजा थे।
रोहित वेमुला, पायल तुर्वी और दर्शन सोलंकी जैसी घटनाओं ने ये साफ कर दिया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता सिर्फ संवैधानिक वाक्य नहीं बल्कि जीवन मरण का सवाल बन चुकी है। आरवाईए जिला सचिव अमित पासवान ने कहा कि यूजीसी के नए नियमों पर पूरी तरह रोक लगाना सही नहीं है। सरकार इन नियमों को और मजबूत, स्पष्ट और जवाबदेह बनाए, न कि उन्हें अधर में लटकने दे। आरवाई केंद्र सरकार से स्पष्ट मांग करती है कि वह इन नियमों को संसद के उच्च सदन में प्रस्तुत कर व्यापक बहस के बाद कानूनी और संवैधानिक मजबूती प्रदान करे ताकि इन्हें प्रभावी रूप से देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू किया जा सके। महानगर सचिव इंद्रजीत कुमार एवं अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि समानता और सामाजिक न्याय किसी अदालत या आयोग की कृपा पर नहीं बल्कि लोकतांत्रिक इच्छाशक्ति और राजनीतिक प्रतिबद्धता पर निर्भर करते हैं। अगर सरकार सचमुच समावेशी और न्यायपूर्ण शिक्षा व्यवस्था चाहती है तो उसे आधे अधूरे कदमों और टालमटोल की राजनीति से बाहर आना होगा। आरवाई राष्ट्रीय परिषद सदस्य मयंक कुमार यादव ने कहा कि आरवाई ऐसा ये साफ करती है कि हम उच्च शिक्षा में भेदभाव के खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे और किसी भी कीमत पर सामाजिक न्याय के सवाल को ठंडे बस्ते में नहीं जाने देंगे। प्रतिवाद मार्च में कमरे आलम, कौशल, अभिषेक, साहिल, सिद्धू, सौरभ, कृष, गौरव, राहुल, विष्णु, गुड्डू, शिवराज, सोनू, कुमार, देवाशीष सहित दर्जनों युवा शामिल थे। वहीं दूसरी ओर प्रतिवाद मार्च के समर्थन में दोनार चौक से नाका नंबर 5 तक भी मार्च निकाला गया, जिसमें राजेश राम, दिलीप कुमार, वरुण यादव, मुरारी, अमित बैठा, राजीव पासवान, अरविंद राम, शशिकांत सदा, पप्पू कुमार सहित दर्जनों युवा शामिल थे। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग द्वारा पुरुषार्थ विवेचन विषय पर एकल व्याख्यान सह सम्मान समारोह आयोजित। पर्व संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की सेवानिवृत्ति पर विभाग द्वारा सम्मानपूर्वक दी गई विदाई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग द्वारा विभागाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णकांत झा की अध्यक्षता में एकल व्याख्यान सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एकल व्याख्यानकर्ता के रूप में सीएमबी कॉलेज घोघरडीहा मधुबनी के प्रधानाचार्य प्रो जीवानंद झा, संस्कृत विभाग के वरीय प्राध्यापक डॉक्टर RN चौरसिया, सेवानिवृत्त होने वाले पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो, संस्कृत प्राध्यापिका डॉक्टर ममता स्नेही, पेंशन पदाधिकारी डॉक्टर अताउर रहमान आदि के साथ ही कई शोधार्थी, विद्यार्थी एवं कर्मचारी ने भी विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम का प्रारंभ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से जबकि समापन राष्ट्रगान से हुआ। संस्कृत भाषा में डॉक्टर ममता स्नेही के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में स्वागत गान कुमकुम कुमारी एवं मुस्कान कुमारी ने प्रस्तुत किया। अतिथियों का स्वागत पाग, चादर एवं पुष्पमाला से किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर बालकृष्ण कुमार सिंह, सदानंद विश्वास, मणिपुष्पक घोष, संपनंदी, रविंद्र कुमार, जिग्नेश कुमार, ज्योति कुमारी, केशव कुमार, धर्मेंद्र झा, श्वेता शिवानी, रूबी कुमारी, ब्यूटी कुमारी, मुस्कान कुमारी, प्रहलाद कुमार, रिंकी कुमारी, दयानंद कुमार, गिरधारी कुमार झा, दीपक कुमार, अविनाश चौरसिया, मंजू अकेला, योगेंद्र पासवान तथा उदय कुमार उद्देश्य आदि उपस्थित थे। प्रो जीवानंद झा ने कहा कि भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ तत्व की व्यापक विवेचना होती रही है। मानव सर्वाधिक श्रेष्ठ एवं विवेकशील प्राणी है जिसका जीवन सप्रयोजन है। पुरुषार्थ, चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का हमारे जीवन में काफी महत्व है। इन चारों में कोई विरोध नहीं है बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। व्यष्टि एवं समष्टि के कल्याण के लिए पुरुषार्थ आवश्यक है। इनके संतुलित उपयोग से अपने जीवन के सभी लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। उन्होंने डॉक्टर घनश्याम महतो के साथ बिताए क्षणों को याद करते हुए भावुक शब्दों में कहा कि यदि इनसे खून मांगा जाए तो ये अपने प्राण देने को भी तैयार हो जाएंगे। विषय प्रवेश कराते हुए डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ मानव जीवन का मूल आधार है जो निष्क्रिय भाग्यवाद के विपरीत सक्रिय साधना एवं कार्य की वकालत करता है। ये मानव जीवन के चक्र को संतुलित कर व्यक्ति को समग्र विकास प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक जीवन की दशा देने वाला दीपस्तंभ होता है जो छात्रों को माली या कुम्हार की तरह गढ़ता है। वह छात्रों को केवल पढ़ाता ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन के लिए तैयार करता है। अवकाश ग्रहण यात्रा का अंत नहीं बल्कि नई दिशा में यात्रा की शुरुआत है। डॉक्टर चौरसिया ने श्री महतो के उज्ज्वल, स्वस्थ, आनंदमय एवं दीर्घ जीवन की कामना की। डॉक्टर घनश्याम महतो ने 1985 में अपने योगदान से वर्तमान काल तक हुए परिवर्तनों की विस्तार से चर्चा करते हुए गुरु शिष्य संबंध के बेहतर संबंध पर बल दिया। पेंशन पदाधिकारी डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा कि शिक्षक आजीवन शिक्षादान करता है, इस कारण वह कभी अवकाश ग्रहण नहीं करता। उन्होंने डॉक्टर महतो के साथ अपने लंबे संबंधों की विस्तार से चर्चा की। अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर कृष्णकांत झा ने बिना किसी विवाद के अवकाश ग्रहण करने को बड़ी बात बताते हुए कहा कि अच्छे शिक्षक या कार्य करने वाले व्यक्ति का ही अवकाश ग्रहण के समय सम्मान किया जाता है। डॉक्टर महतो मेरे भी काफी आत्मीय रहे हैं। इस अवसर पर डॉक्टर घनश्याम महतो को पाग, चादर, माला, बुके, घड़ी, डायरी, कलम, गीता, ब्रीफकेस आदि तथा उनकी धर्मपत्नी रूबी कुमारी को साड़ी, ब्लाउज, पाग, चादर आदि से विभाग के शिक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा सम्मानित किया गया।
वहीं शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों ने भी डॉक्टर महतो को विभिन्न तरह के उपहार देकर सम्मानित किया। नीलमणि जोड़ 2 उच्च विद्यालय भीढ़ा के प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री सत्यदेव दास जी का भावप्रवण सम्मान किया गया। आज उनके कार्यकाल का अंतिम दिवस था। उनके कार्यकाल में विद्यालय का उत्तरोत्तर विकास हुआ। शब्दों के सागर तथा भावों की पिरोए माला में उपर्युक्त विचार जिलाध्यक्ष बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ समस्तीपुर डॉक्टर बालो यादव ने व्यक्त किया। कोलकाता विश्वविद्यालय में पढ़ी तथा भारत के प्रसिद्ध विद्वान श्री विष्णुकांत शास्त्री, जो कि बाद में राज्यपाल भी बने, की शिष्या श्रीमती आरती शर्मा को शैक्षणिक प्रभार सौंपा गया। गण्यमान्य लोगों में भीढ़ा के प्रसिद्ध समाजसेवी श्री शीला राय, श्री अमरनाथ झा, श्री अरविंद दास, श्री आनंद कुमार सिंह, श्री विजय प्रताप, श्री नवीन कुमार, श्री राजदीप दास, श्री धर्मवीर राय, श्री गणेश साहनी, श्री नवल किशोर, श्री सुशील झा आदि विद्यालय परिवार उपस्थित थे। डा. मुन्ना खान ने किया आरपीएफ आत्मसमर्पण। दरभंगा आरपीएफ के इंस्पेक्टर श्री शिव कुमार सिंह के समक्ष डा. मुन्ना खान एवं उनकी टीम ने आत्मसमर्पण कर बेल ले लिया। ज्ञात हो कि 25 जुलाई 2025 को कांग्रेस द्वारा एसआईआर के विरोध में संपूर्ण बिहार में रेल चक्का जाम को लेकर नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस को घंटे रोककर विलंब किए जाने के कारण रेल कानून अधिनियम 174(1) के तहत केस संख्या 4010/25 दर्ज कर नोटिस वारंट जारी कर दिया गया था। उसी क्रम में इसकी जानकारी मिलते ही डा. मुन्ना खान एवं उनकी टीम ने दरभंगा आरपीएफ इंस्पेक्टर के समक्ष आत्मसमर्पण कर बेल ले लिया। बेल मिलने के बाद प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए डा. मुन्ना खान ने कहा कि कांग्रेस को सड़क पर उतरकर आम जनता के समक्ष जाना होगा, उनके बीच रहकर उनकी समस्याओं के निदान के लिए संघर्ष करना होगा, तब जाकर आम जन का विश्वास कांग्रेस पर बनेगा। कांग्रेस के बिहार प्रदेश प्रभारी श्री कृष्णा अल्लावारू जी एवं प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को इस काम के लिए संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए काम शुरू करना चाहिए।